प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 11 चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। और हमारे आज के चैप्टर का नाम है भारतीय समाज शास्त्र। ये क्लास 11 का सोशियोलॉजी है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने प्रथम भाग की पाठ्य पुस्तक समाजशास्त्र परिचय के पहले अध्याय में देखा कि यूरोपियन संदर्भ में भी यह विषय काफ़ी नया है, जिसकी स्थापना लगभग 100 वर्ष पहले की गई। भारत में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सोच विचार 100 वर्षों से भी कुछ पुराना है, लेकिन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा 1919 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। सन 1920 में दो अन्य विश्वविद्यालयों कलकत्ता तथा लखनऊ ने भी समाजशास्त्र तथा मानव विज्ञान में शिक्षण तथा शोध कार्य प्रारंभ किया। आज प्रत्येक प्रमुख विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग, सामाजिक मानव विज्ञान अथवा मानव विज्ञान विभाग है और ज़्यादातर इनमें से एक से अधिक का प्रतिनिधित्व होता है। अन्य कई संस्थापित विषयों की तरह ही आजकल समाजशास्त्र को भी भारत में स्वीकारा जाता है, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। अपने प्रारंभिक काल में यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि भारतीय समाजशास्त्र का प्रारूप क्या तथा कैसा होगा और क्या वास्तव में भारत को समाजशास्त्र जैसे किसी विषय की आवश्यकता भी थी भी या नहीं। 20वीं शताब्दी के पहले 25 सालों में जिन लोगों ने इस विषय में रुचि दिखाई, उन्हें यह स्वयं तय करना था कि भारत में उसकी क्या भूमिका होगी। इस अध्याय में आपका परिचय भारत के कुछ प्रारंभिक संस्थापक समाजशास्त्रियों से करवाया जाएगा। इन विद्वानों ने इस विषय को आकार देने और इसको ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय संदर्भ की विशिष्टता ने कई प्रश्न खड़े किए। सर्वप्रथम, यदि पाश्चात्य समाजशास्त्र का उद्भव आधुनिकता को समझने के प्रयास के रूप में हुआ, तो भारत जैसे देश में इसकी क्या भूमिका होगी। भारत में आधुनिकता द्वारा लाए गए परिवर्तनों को महसूस कर रहा था, परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर था और वह था एक उपनिवेश के रूप में भारत में आधुनिकता का पहला अनुभव और औपनिवेशिक पराधीनता का अनुभव दोनों आपस में घुले मिले थे। दूसरा, यदि मानव विज्ञान का उद्भव यूरोपीय समाज की आदिम संस्कृतियों को जानने की उत्सुकता के संदर्भ में हुआ, तो भारत में इसकी क्या भूमिका हो। भारत स्वयं एक प्राचीन एवं विकसित सभ्यता के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसमें आदिम समाज भी पाए जाते थे। अंत में भारत जैसे संपन्न स्वतंत्र नवराष्ट्र जो नियोजित विकास तथा प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहा है, वह समाजशास्त्र की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो। भारतीय समाजशास्त्र के अग्रणी लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं ढूंढने थे, बल्कि उन्हें अपने लिए नए प्रश्नों को भी तलाशना था। भारतीय संदर्भ में यह सिर्फ करने के अनुभव से ही संभव था, जिससे समाजशास्त्रीय प्रश्नों को एक आकार मिला। यह पूर्व निर्मित रूप में उपलब्ध नहीं थे, जैसा कि देखा जा सकता है। भारतीय समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी अधिकतर अचानक ही बन गए। उदाहरण के तौर पर भारत के बेहतरीन तथा सर्वप्रथम सामाजिक मानव विज्ञानी श्री L.K. अनंत कृष्णन अय्यर 1861 से 1937 ने अपने व्यवसाय की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की। फिर स्कूली शिक्षक और उसके बाद कोचीन रजवाड़े के महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए, जो आज केरल राज्य का एक भाग है। सन 1902 में कोचीन के दीवान द्वारा इन्हें राज्य के नृजातीय सर्वेक्षण एथेनोग्राफिक सर्वे में मदद के लिए कहा गया। ब्रिटिश सरकार इसी प्रकार का सर्वेक्षण सभी राजवाड़ों तथा इलाकों में करवाना चाहती थी जो प्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में आते थे। अनंत कृष्णन अय्यर ने इस कार्य को पूर्ण रूपेण एक स्वयंसेवी के रूप में किया। महाविद्यालय के शिक्षक के रूप में एर्नाकुलम स्थित महाराजा कॉलेज में पढ़ाते हुए इसके लिए उन्होंने सप्ताहांतों में नृजातीय विभाग में अवैतनिक सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्य किया। उनके काम की अपने समय के ब्रिटिश मानव विज्ञानी तथा प्रशासकों ने काफ़ी प्रशंसा की तथा बाद में उन्हें इसी प्रकार के सर्वेक्षण में सहायता करने के लिए मैसूर रजवाड़े में आमंत्रित किया गया।
अनंत कृष्ण अय्यर संभवतः पहले शिक्षित मानव विज्ञानी थे जिन्हें एक विद्वान तथा शिक्षाविद के रूप में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति मिली। उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में रीडर के रूप में उनकी नियुक्ति की गई, जहां उन्होंने भारत के सर्वप्रथम स्नातकोत्तर मानव विज्ञान विभाग की स्थापना करने में मदद की। सन 1917 से 1932 तक वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही रहे। हालांकि मानव विज्ञान में उन्हें उनके पास कोई औपचारिक उपाधि नहीं थी, परंतु उन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस के नृजातीय विभाग का अध्यक्ष चुना गया। यूरोपियन विश्वविद्यालय में अपने भाषणों तथा भ्रमण के दौरान जर्मनी विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। कोचिन राजवाड़े की तरह से उन्हें राय बहादुर तथा दीवान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। कानूनविद शरत चंद्र रॉय 1871 से 1942 एक अन्य मानव विज्ञानी हैं जो भारत में इस वर्ग के अग्रणी थे तथा अकस्मात मानव विज्ञानी बने। कलकत्ता के रिपन कॉलेज से कानून की डिग्री लेने से पूर्व रॉय ने अंग्रेजी विषय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की थी। कुछ दिनों कानून की प्रैक्टिस करने के बाद सन 1898 में रांची जाकर ईसाई मिशनरी विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय ने उनके भावी जीवन को बदल दिया, क्योंकि अगले 44 वर्षों तक वे रांची में रहे तथा छोटा नागपुर प्रदेश, आज का झारखंड, में रहने वाली जनजातियों की सांस्कृतिक तथा समाज के विशेषज्ञ बने। रॉय की मानव विज्ञान में रुचि तब बढ़ी जब उन्होंने स्कूल का काम छोड़ दिया तथा रांची की अदालत में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। आगे चलकर उन्हें सरकारी दूरभाषीय के रूप में अदालत में नियुक्त किया गया। रॉय की रुचि जनजातीय समाज में बढ़ी, जो वास्तव में उनकी नौकरी की आवश्यकताओं का प्रतिफल था, क्योंकि अदालत में वे जनजातियों की परंपरा तथा कानूनों को दुभाषित करते थे। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया तथा उनके बीच रहकर गहन क्षेत्रीय अध्ययन किया। यह सभी कार्य शौकिया आधार पर किया गया, परंतु उनकी मेहनत तथा बारीकियों को ध्यानपूर्वक देखने तथा समझने की कौशल ने शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण तथ्य तथा लेखन सामग्री तैयार की। अपने पूरे सेवाकाल में रॉय के 100 से अधिक लेख शास्त्रीय तथा ब्रिटिश शैक्षिक जर्नल में प्रकाशित हुए। इसके साथ ही इनके द्वारा ओराओं, मुंडा तथा खाड़िया जनजातियों पर किया गया सर्वप्रसिद्ध लेखन कार्य भी प्रकाशित हुआ। शीघ्र ही रॉय भारत तथा ब्रिटेन में जाने माने मानव विज्ञानी के रूप में विख्यात हुए तथा छोटा नागपुर के विशेषज्ञ के रूप में उनकी पहचान बनी। 1922 में उन्होंने मैन इन इंडिया नामक जर्नल की स्थापना की, जो कि अपने समय तथा प्रकार का पहला जर्नल था आज भी जिसका प्रकाशन भारत में होता है। मैन इन इंडिया नामक जर्नल की स्थापना की, जो अपने समय तथा प्रकार का पहला जर्नल था तथा आज भी इसका प्रकाशन भारत में होता है। अनंत कृष्ण अय्यर तथा शरत चंद्र रॉय दोनों ही सही मायने में इस क्षेत्र के अग्रणी विद्वान थे। 1900 के प्रारंभ में ही उन्होंने एक ऐसे विषय पर कार्य करना प्रारंभ किया जो भारत में न तो अभी तक विद्यमान था और न ही कोई ऐसी संस्था थी जो इसे किसी प्रकार का संरक्षण देती थी। दोनों अय्यर तथा रॉय का जन्म तथा मृत्यु अंग्रेजों द्वारा शासित भारत में हुआ। इस अध्याय में आपका परिचय 4 भारतीय समाजशास्त्रियों से करवाया जाएगा जिन्होंने अय्यर तथा रॉय के एक पीढ़ी बाद जन्म लिया। ये सभी औपनिवेशिक भारत में जन्मे, परंतु इनका कार्य स्वतंत्र भारत में चलता रहा तथा इन्होंने पहली औपचारिक संस्थाओं की रूपरेखा बनाई, जिस पर आगे चलकर भारतीय समाजशास्त्र जैसी औपचारिक संस्थाओं की स्थापना की गई। जी.एस. धुरे तथा डी.पी. मुखर्जी का जन्म 1890 के दशक में हुआ, जबकि ए.आर. देसाई तथा एम.एस. श्रीनिवास का जन्म इनसे लगभग 15 वर्ष बाद अर्थात 20वीं सदी के दूसरे दशक में हुआ। हालांकि ये सब बहुत गहराई से समाजशास्त्र की पाश्चात्य परंपरा से प्रभावित थे। ये उन प्रश्नों का उत्तर देने में भी सक्षम थे जो कि कुछ अग्रणी विद्वानों द्वारा पूछे जा सकते थे कि विशिष्ट भारतीय समाजशास्त्र किस प्रकार का आकार लेगा।
GS घुरिये को भारत में समाजशास्त्र को एक संस्थागत रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। बम्बई विश्वविद्यालय में उन्होंने सर्वप्रथम स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र विभाग में शिक्षण कार्य की अध्यक्षता की तथा 35 वर्षों तक इस विभाग में कार्य किया। उनके निर्देशन में बड़ी संख्या में काम करने वाले शोध विद्यार्थी आज भी इस विषय में महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्यरत हैं। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की तथा सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक जर्नल भी निकाला। उनके शैक्षणिक लेख न केवल बहुसर्जक होते थे, बल्कि जिन विषयों पर उन्होंने लेखन किया वे काफ़ी विस्तृत होते थे। ऐसे समय में जबकि विश्वविद्यालय शोध के लिए दी जाने वाली वित्तीय तथा संस्थागत सहायता काफ़ी सीमित थी, घुरिये ने समाजशास्त्र का एक भारतीय विषय के रूप में पोषण किया। घुरिये द्वारा स्थापित बम्बई विश्वविद्यालय विभाग ऐसा पहला विभाग बना जिसने सर्वप्रथम सफलतापूर्वक 2 मुख्य कार्यक्रमों को लागू किया, जिन्हें आगे चलकर उत्साहपूर्वक इनके उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया। ये थे सक्रिय रूप से शिक्षण तथा शोध कार्य का एक ही संस्था में किया जाना तथा सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र को एक बृहत वर्ग के रूप में स्थापित करना। गोविंद सदाशिव घुरिये 1893 से 1983। गोविंद सदाशिव घुरिये का जन्म 12 सितंबर 1893 को मालवान, पश्चिम भारत के कोंकण तटीय प्रदेश के छोटे से कस्बे में हुआ था। उनका परिवार एक संपन्न व्यापारी था, लेकिन बाद में उसका पतन हो गया। 1913 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में प्रवेश, संस्कृत ऑनर्स में स्नातक, स्नातकोत्तर की उपाधि संस्कृत तथा अंग्रेजी में इसी कॉलेज से 1918 में। 1919 समाजशास्त्र में विदेशों में प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति के लिए चयनित। प्रारंभ में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एल.टी. हॉबहाउस अपने समय के प्रमुख समाजशास्त्री के द्वारा पढ़ाए गए। बाद में कैम्ब्रिज में W.H.R. रिवर्स द्वारा पढ़ाए गए और उनके प्रसारवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। 1922 में रिवर्स के अकस्मात निधन के पश्चात A.C. हैडन के निर्देशन में PhD की उपाधि प्राप्त की। मई में मुंबई वापस आए। कास्ट एंड रेस इन इंडिया PhD पर आधारित पांडुलिपि पर कैम्ब्रिज में पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए स्वीकृत हुए। 1924 थोड़े समय तक कोलकाता में रहने के पश्चात बम्बई विश्वविद्यालय में रीडर तथा विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त, जहां अगले 35 वर्ष तक रहे। 1936 में बम्बई विश्वविद्यालय के विभाग में PhD की उपाधि प्रारंभ की। भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में प्रथम PhD की उपाधि घुरिये के निर्देशन में G.R. प्रधान को प्रदान की गई। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को पुनरावृत्त किया और 1945 में पूर्णकालीन 8 कोर्स में समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। 1951 घुरिये द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई तथा वे इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ने 1952 में अपने जर्नल सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1959 में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन शैक्षिक जीवन में क्रियाशील रहे। मुख्य रूप से प्रकाशन के क्षेत्र में 30 में से 17 पुस्तकें उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद लिखी। मृत्यु 1983 में 90 वर्ष की आयु में GS घुरिये का निधन हो गया। घुरिये की पहचान जाति और प्रजाति पर उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों से होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त इन्होंने बृहत विषयों जैसे जनजाति, नातेदारी, परिवार और विवाह, संस्कृति, सभ्यता और नगरों की ऐतिहासिक भूमिका, धर्म तथा संघर्ष और एकीकरण का समाजशास्त्र, बौद्धिक तथा संदर्भगत सरोकारों जिन्होंने घुरिये को प्रभावित किया, उनमें सबसे प्रमुख है प्रसारवाद, हिंदू धर्म तथा सिद्धांत पर प्राच्य छात्रवृत्ति, राष्ट्रवाद तथा हिंदू अभिन्नता के सांस्कृतिक पक्ष। एक प्रमुख विषय जिस पर घुरिये ने कार्य किया वह था जनजाति अथवा आदिवासी संस्कृति।
वास्तव में इस विषय पर इनका लेखन और मुख्य रूप से वेरियर एल्विन के साथ हुए वाद विवाद ने इन्हें समाजशास्त्र तथा शिक्षा की दुनिया से बाहर एक पहचान दी। सन 1930 और 1940 के दशकों में इस विषय पर काफ़ी वाद विवाद हुआ कि भारत में जनजातीय समाज का क्या स्थान हो और राज्य उनसे किस प्रकार का व्यवहार करे। कई ब्रिटिश प्रशासक मानव विज्ञानी भारतीय जनजातियों में रुचि रखते थे और उनका मानना था कि ये आदिम लोग थे जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी जो हिंदू मुख्यधारा से काफ़ी अलग थी। उनका मानना था कि सीधे साधे जनजातीय लोग हिंदू समाज तथा संस्कृति से न केवल शोषित होंगे बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी उनका पतन होगा। इस कारण को ध्यान में रखते हुए उन्हें लगा कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वे जनजातियों को संरक्षण दें ताकि वे अपनी जीवन पद्धति तथा संस्कृति को बनाए रख सकें, क्योंकि उन पर लगातार यह दबाव बढ़ रहा था कि वे हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा में अपना समायोजन करें, अपने आप को मुख्य धारा में मिला लें। हालांकि राष्ट्रवादी भारतीय भी भारत की एकता तथा भारतीय समाज तथा संस्कृति को आधुनिक बनाने की आवश्यकता को लेकर उतने ही उत्तेजित थे। उनका यह मानना था कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के प्रयास दिशाहीन थे और आदिम संस्कृति को बचाने का कार्य वास्तव में गुमराह करने की कोशिश थी। इसके परिणाम स्वरूप जनजातियों के पिछड़ेपन को आदिम संस्कृति के संग्रहालय के रूप में ही बनाए रखा गया था। हिंदुत्व की कई विशेषताओं को वे स्वयं पिछड़ा हुआ मानते थे और जिनमें सुधार की आवश्यकता थी। उन्हें लगा कि जनजातियों को भी विकास की आवश्यकता थी। घुरिये राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू समूह के रूप में पहचाना जाए, न कि एक भिन्न सांस्कृतिक समूह के रूप में। इस कार्य के लिए उन्होंने विस्तार से जनजातीय संस्कृति के कई साक्ष्य प्रस्तुत किए, यह प्रमाणित करने के लिए कि वे काफ़ी लंबे समय से हिंदुत्व से आपसी अंतःक्रिया द्वारा जुड़े रहे हैं। इस समायोजन प्रक्रिया से सभी भारतीय जातियों को गुजरना पड़ा। उसी प्रक्रिया में जनजातीय वर्ग साधारणतः अन्य भारतीय समुदाय से पीछे रह गए थे। एक मुख्य विवाद कि भारतीय जनजाति एक ऐसी आदिम जाति थी जो शायद ही कभी अलग थलग रही हो, जिसका वर्णन शास्त्रीय मानव विज्ञान की पुस्तकों में हुआ है, विवादास्पद नहीं रहा। इस तथ्य पर मतभेद था कि मुख्यधारा की संस्कृति का उस पर क्या प्रभाव पड़ा और इसकी जांच की गई। संरक्षणवादियों का यह विश्वास था कि समायोजन का परिणाम जनजातियों के शोषण तथा उनकी संस्कृति का विलुप्तता के रूप में सामने आएगा। दूसरी तरफ घुरिये तथा राष्ट्रवादियों ने यह तर्क दिया कि यह दुष्परिणाम मात्र जनजातीय संस्कृति तक ही सीमित न होकर भारतीय समाज के सभी पिछड़े तथा दलित वर्गों में समान रूप में देखे जा सकते हैं। विकास के मार्ग में आने वाली ये वे आवश्यक कठिनाइयाँ हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। आज भी हम उसी प्रकार के विवादों में पड़े हैं। किसी भी प्रश्न के विभिन्न पक्षों की उनके समकालीन परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखकर समीक्षा कीजिए। उदाहरण के लिए, अधिकतर जनजातीय आंदोलन अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पहचान पर बल देते हैं। वास्तव में झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों का निर्माण इसी प्रकार के आंदोलनों का फल है। विकास के नाम पर बड़े बड़े बांधों, खदानों तथा फैक्ट्रियों के निर्माण के कारण जनजातीय वर्गों
विकास के नाम पर बड़े बड़े बांधों, खाद्यान्नों तथा फैक्ट्रियों के निर्माण के कारण जनजातीय वर्गों पर एक असमान दबाव पड़ता है, जिस पर काफ़ी मतभेद है। ऐसे और कितने संघर्षों के बारे में आप जानते हैं? पता लगाइए कि इन संघर्षों के पीछे कौन से मुद्दे थे। आप और आपके सहपाठी इन समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं? जाति तथा प्रजाति पर घुरिये के विचार। घुरिये की शैक्षिक साख उनके द्वारा कैम्ब्रिज में किए गए डॉक्टरेट के शोध निबंध के आधार पर बनी, जो आगे चलकर 1932 में कास्ट एंड रेस इन इंडिया के नाम से प्रकाशित हुई। घुरिये के कार्य ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि उन्होंने समकालीन भारतीय मानव विज्ञान के मुद्दों को संबोधित किया था। इस पुस्तक में घुरिये ने जाति तथा प्रजाति के संबंधों पर प्रचलित सिद्धांतों की विस्तार पूर्वक आलोचना की। इस सर्वप्रचलित विचार के प्रमुख उद्घोषक हर्बर्ट रिजले थे, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी थे और मानव विज्ञान के मामले में बेहद रुचि रखते थे। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य का विभाजन उसकी शारीरिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे खोपड़ी की चौड़ाई, नाक की लंबाई अथवा कपाल का भार या खोपड़ी का वह हिस्सा जहाँ दिमाग स्थित होता है, अलग तथा भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। रिजले तथा अन्य लोगों की यह मान्यता थी कि भारत विभिन्न प्रजातियों के विकास के अध्ययन की एक विशिष्ट प्रयोगशाला था, क्योंकि जाति एक लंबे समय से विभिन्न समूहों के बीच एक लंबे समय से अंतर्विवाह निषेध करती है। रिजले का मुख्य तर्क था कि जाति का उद्भव प्रजाति से हुआ होगा, क्योंकि विभिन्न जाति समूह किसी विशिष्ट प्रजाति से संबंधित लगते हैं। सामान्य रूप से उच्च जातियाँ तकरीबन भारतीय आर्य प्रजाति की विशिष्टताओं से मिलती है, जबकि निम्न जातियों में अनार्य जनजातियों, मंगोल अथवा अन्य प्रजातियों के गुण देखने को मिलते हैं। विभिन्न वर्गों की भिन्नताओं के औसतन आधार पर, जैसे नाक की लंबाई, कपाल का आकार आदि, रिजले तथा अन्य लोगों ने यह सुझाव किया कि निम्न जातियां ही भारत की वास्तविक आदि निवासी हैं। उन्हें आर्यों द्वारा दबाया गया, जो कहीं बाहर से आकर भारत में बस गए थे। रिजले द्वारा दिए गए तर्कों से घुरिये असहमत नहीं थे, लेकिन वे उसे केवल अंशतः सत्य मानते थे। उन्होंने उन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया जो केवल औसत के आधार पर, बिना परिवर्तनों को ध्यान में रखे, किसी भी समुदाय पर विशिष्ट मापदंड लागू कर दिए जाने से होती है। घुरिये का यह विश्वास था कि रिजले के शोध प्रबंध में उच्च जातियों को आर्य तथा निम्न जातियों को अनार्य बताया गया है। यह व्यापक रूप से केवल उत्तरी भारत के लिए ही सही है। भारत के अन्य भागों में अंतर समूहों की भिन्नताएं मानव सीमित माप बहुत व्यापक अथवा व्यवस्थित नहीं है। इसका यह अर्थ हुआ कि अधिकांश भारत में सिंधु गंगा के मैदान छोड़कर विभिन्न प्रजातीय वर्गों का आपस में काफ़ी लंबे समय में मेल मिलाप था। अतः प्रजातीय शुद्धता केवल उत्तर भारत में ही बची हुई थी, क्योंकि वहाँ अंतर्विवाह निषिद्ध था। शेष भारत में अंतःविवाह जाति विशेष में ही विवाह करना का प्रचलन उन वर्गों में हुआ जो प्रजातीय स्तर पर वैसे ही भिन्न थे। आज जाति के इस प्रजातीय सिद्धांत को नहीं माना जाता, परंतु 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसे सच माना जाता था। इतिहासकारों में आर्यों तथा भारतीय उपमहाद्वीप में उनके आगमन को लेकर मतभेद है। हालांकि जिस समय घुरिये इस विषय पर लिख रहे थे, उस समय इस विषय के ये मुद्दे महत्वपूर्ण थे। इसी कारण से इनके लेखों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। घुरिये जाति की एक विस्तृत परिभाषा दिए जाने के कारण भी जाने जाते हैं। उनकी परिभाषा 6 महत्वपूर्ण विशेषताओं पर बल देती है। जाति एक ऐसी संस्था है जो खंडीय विभाजन पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि जातीय समाज कई बंद पारस्परिक अन्य खंडों में बटा है। प्रत्येक जाति ऐसा ही एक खंड है या बंद है, क्योंकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। एक विशिष्ट जाति के बच्चे हमेशा उसी जाति के होंगे। दूसरे शब्दों में, जाति की सदस्यता केवल जन्म के आधार पर मिलती है। संक्षेप में, किसी भी व्यक्ति की जाति का निर्धारण जन्म के समय होता है। इसे न तो बचा जा सकता है और न ही बदला जा सकता है।
जातिगत समाज सोपानिक विभाजन पर आधारित होते हैं। प्रत्येक जाति दूसरी जाति की तुलना में असमान होती है, अर्थात प्रत्येक जाति दूसरे से उच्च अथवा निम्न होती है। सैद्धांतिक रूप से प्रचलन में नहीं कोई भी दो जातियां समान नहीं होती। संस्था के रूप में जाति सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है, विशेषकर साथ बैठकर भोजन करने पर। किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को विभिन्न जातियों के बीच बांटा जा सकता है, इसके विस्तृत नियम है। ये नियम पवित्रता तथा अपवित्रता के विचार से संचालित होते हैं। यही तथ्य सामाजिक अंतःक्रिया पर भी लागू होते हैं। यह विशेष नाटकीय रूप से अस्पृश्यता के क्षेत्र में दिखाई देता है, जहाँ किसी जाति विशेष के व्यक्ति द्वारा छू जाने मात्र से इंसान अपवित्र हो जाता है। सोपानिक तथा प्रतिबंधित सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांतों को मानते हुए जाति में विभिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारित होते हैं। उनके अधिकार तथा कर्तव्य केवल धार्मिक क्रियाओं तक ही सीमित न रहकर धर्मनिरपेक्ष विश्व तक फैले हुए हैं। जैसा कि निर्जातीय वर्णन जातिगत समाज की दिनचर्या को दिखाता है, विभिन्न जातियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया इन्हीं नियमों से चालित होती है। जाति व्यवसाय के चुनाव को भी सीमित कर देती है, जो जाति की तरह जन्म पर आधारित तथा वंशानुगत होता है। समाज के स्तर पर जातिगत श्रम विभाजन में कठोरता देखी जाती है तथा विशिष्ट व्यवसाय कुछ विशिष्ट जातियों को ही दिए जाते हैं। जाति विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। जाति में अंतःविवाह, जाति में ही विवाह के साथ ही बहिर्विवाह के नियम भी जुड़े रहते हैं, अथवा किसकी शादी किससे नहीं हो सकती। इस प्रकार की योग्यता और निर्योग्यता के समूह के नियम जाति प्रथा को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। घुरिये की परिभाषा जाति के व्यवस्थित अध्ययन में सहायक है। उनकी परिभाषा अवधारणात्मक थी, जो शास्त्रीय पुस्तकों पर आधारित थी। वास्तविक रूप से जाति के बहुत से रूपों में परिवर्तन हो रहा था, हालांकि वे सब किसी न किसी रूप में अस्तित्व में हैं। आगे आने वाले कई दशकों में निर्जातीय क्षेत्र के अध्ययनों ने इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित करने में मदद की है कि स्वतंत्र भारत में इस क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। 1920 तथा 1950 ईस्वी के मध्य भारत में समाजशास्त्र के दो प्रमुख विभाग मुंबई तथा लखनऊ में खुले। दोनों का प्रारंभ समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के मिले जुले विभाग के रूप में हुआ। जहां मुंबई विभाग इस समय जी.एस. घुरिये द्वारा संचालित हो रहा था, वहीं दूसरी ओर लखनऊ विभाग प्रसिद्ध त्रिदेव राधाकमल मुखर्जी, संस्थापक डी.पी. मुखर्जी तथा डी.एन. मजूमदार द्वारा चलाया जा रहा था। वैसे तीनों ही जाने माने थे तथा अपने कार्यों के लिए पहचाने जाते थे, परंतु डी.पी. मुखर्जी इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय थे। वास्तव में डी.पी. मुखर्जी ज़्यादातर डी.पी. के नाम से ही जाने जाते थे, जो न केवल समाजशास्त्र में बल्कि शिक्षण के अलावा बौद्धिक तथा जनजीवन में भी अपने समय के सर्वाधिक प्रभावशाली विद्वान रहे हैं। इनका प्रभाव तथा सार्वजनिक लोकप्रियता इनके विद्वतापूर्ण लेखन से उतनी नहीं मिली जितनी शिक्षण शैक्षणिक घटनाओं पर उनके भाषण, मीडिया में उनके द्वारा किए गए कार्य, जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों के लेख तथा रेडियो प्रोग्राम से मिली। डी.पी. ने समाजशास्त्र से पहले इतिहास तथा अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था तथा इन विविध विषयों में उनकी अभिरुचि थी, जिसका विस्तार क्षेत्र साहित्य, संगीत, फिल्म, पाश्चात्य तथा भारतीय दर्शन, मार्क्सवाद, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा विकास की योजना थी। मार्क्सवाद से वे बेहद प्रभावित थे, हालांकि इसके राजनीतिक कार्यक्रम की अपेक्षा इसके सामाजिक विश्लेषण के तरीकों में उनका विश्वास अधिक था। डी.पी. ने अंग्रेजी तथा बंगाली में काफ़ी पुस्तकें लिखी। उनके द्वारा लिखित इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक इस विषय में एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जो इस वर्ग की कालजयी रचना मानी जाती है। दूजटी प्रसाद मुखर्जी यानी कि डी.पी. मुखर्जी 1894 से 1961, 5 अक्टूबर 1894 को एक मध्यम वर्गीय बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्म, जहाँ की उच्च शिक्षा की लंबी परंपरा थी। विज्ञान में स्नातक, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास तथा
अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 1924 में लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र विभाग में लेक्चरर के पद पर नियुक्त। 1938 से 41 में ब्रिटिश भारत के यूनाइटेड प्रोविंस की कांग्रेस गठित सरकार में वर्तमान उत्तर प्रदेश सूचना मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त। 1947 में यूपी लेबर इंक्वायरी कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य किया। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त उप कुलपति के विशेष आदेश पर। 1953 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति। 1955 में नवनिर्मित इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में अध्यक्षीय भाषण। 1956 में स्विट्जरलैंड में गले के कैंसर की सर्जरी में 5 दिसंबर 1961 को उनका निधन हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।